और हम कोई स्ट्रेट लाइन खींच दें तो उसके ऊपर दबाव पानी का सबसे ज्यादा होता है, तो पुल टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो नल और नील ने अकल लगा के उसको ऐसे जेड शेप में बदल दिया ताकि दबाव हर दीवार पर बराबर पड़े और पुल नहीं टूटे। इतनी ऊंचाई हिंदुस्तान के लोगों में फिजिक्स की उस जमाने में 5,13,000 साल पहले, और आज के आधुनिक विज्ञान को पढ़कर निकले हुए जो पुल बनाते हैं वो ऐसे कि एक ही बाड़ में गया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, पानी का दबाव ज्यादा पड़ेगा, जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप जेड शेप दे दें, जिगजैग शेप दे दें, तो पानी का दबाव सभी दीवार पर पड़ेगा और पुल सुरक्षित रहेगा। इतनी अकल उनको है, इस तरह की विज्ञान है। तो ये पुल बना है, पहले हम मानते थे कि कल्पना है, अब सिद्ध हो गया कि ये इतिहास है। और जब ये सिद्ध हो गया है तो अब मैं ये कहता हूं कि आगे भी बहुत कुछ सिद्ध होगा, थोड़े दिन के बाद और बहुत कुछ सिद्ध होगा। तो इस पुल को बना के राम की सेना गई है लंका, और लंका के रावण के साथ हुआ है युद्ध, और उस युद्ध में विजय मिली है राम को। उस युद्ध के पहले की एक घटना है जो बहुत महत्व की है। रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है। जैसे बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो बाली से बहुत परेशान है, ऐसे ही रावण का एक भाई है विभीषण, जो रावण से बहुत परेशान है। रावण की जितनी नीतियां हैं उनसे वो सहमत नहीं, रावण के जो कुकर्म हैं उनसे वो सहमत नहीं। रावण श्री राम की पत्नी को उठा लाया है, विभीषण उससे भी सहमत नहीं, और वो बार बार समझा रहा है अपने भाई को कि क्यों झंझट मोल ले रहे हो, ये उसकी पत्नी को वापस कर दो। लेकिन रावण अपने अहंकार में और मद में चूर है, कैसे वापस करना, अभी तो युद्ध लड़ेंगे, अगर वो जीत ले तो ले जाए, नहीं तो युद्ध में मैं जीता तो मेरी हो गई, इस भावना का है आदमी। तो विभीषण अंत में जब बहुत परेशान है, थक जाता है, और रावण के द्वारा बार बार उसका अपमान किया जाता है, तो एक दिन वो लंका छोड़ के श्री राम जी के पास आ जाता है और श्री राम को आके कहता है कि मैं विभीषण, लंकापति रावण का भाई, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। राम पूछते हैं क्यों? तो वो कहता है कि मैं आपकी नीतियों से सहमत हूं, रावण आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, मैं आपके साथ होना चाहता हूं और चाहता हूं कि रावण का संहार हो, तो मैं भी आपके साथ हूं। तो विभीषण के मन में एक प्रश्न है, वो राम को कहते हैं कि देखिए मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध में आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद क्या? तो राम कहते हैं तुम्हें कोई शंका है? मैंने बाली से युद्ध किया है और उसका राज्य उसके भाई सुग्रीव को दिया है, तुमको क्यों शंका होती है? रावण से युद्ध करेंगे, जीतेंगे और राज्य तो तुम्हारा होगा। तो फिर दूसरा प्रश्न करता है कि आपकी ये जो सेना है लंका में जब घुसेगी तो रावण की तरह से ही व्यवहार करेगी या राम की सेना की तरह से व्यवहार करेगी? तो राम कहते हैं स्पष्ट करो इसको। तो वो कहते हैं विभीषण कि रावण की सेना जब किसी दूसरे राजा से लड़ने के लिए जाती है तो युद्ध तो बाद में शुरू होता है, सेना की लूटपाट पहले शुरू हो जाती है। युद्ध तो युद्ध के मैदान में होता है, लेकिन ये सेना उस राजा के गली मोहल्ले चौराहे में घर घर में घुस के संपत्ति लूट के लाती है, उनके बहन बेटियों को लूट के ले आती है। ऐसी है रावण की सेना। क्या आपकी भी सेना ऐसी है? राम कहते हैं इसका उत्तर मैं दूंगा तो अतिशयोक्ति होगी, तुम थोड़े दिन साथ में रहो तो मिल जाएगा। तो हनुमान कहते हैं कि आपको ऐसी शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेना है वो जन सेना है, पगार वाली सेना नहीं है। इसमें एक भी सैनिक वेतन लेकर लड़ने वाला नहीं है, ये अपने सम्मान के लिए। इसमें एक भी सैनिक वेतन लेकर लड़ने वाला नहीं है, ये अपने सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए चिंता मत करो, ये किसी को लूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको लूटने का ही लालच होता तो ये श्री राम के पास आते क्यों? क्योंकि श्री राम तो इनको तनख्वाह दे नहीं रहे, पगार दे नहीं रहे, उल्टा इनका समय खर्च हो रहा है। तो विभीषण आश्वस्त होता है। और तीसरी और आखिरी बात राम से पूछता है कि जब आप रावण को परास्त युद्ध में करेंगे तो अन्याय का बदला किससे लेंगे? तो राम कहते हैं चिंता मत करो, रावण
और उसको सहयोग देने वाले और उसकी नीति बनाने वाले जो सहयोगी हैं, सिर्फ उन्हीं तक मेरी नजर है, उसके आगे किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होगा। तो विभीषण कहता है कि फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि लंका की जो प्रजा है वो आपके साथ रावण के खिलाफ लड़ेगी। तो राम कहते हैं फिर तो युद्ध में विजय निश्चित है। और उसी समय विभीषण के मन से ये निकल जाए, उसके मन में शंका ना रहे, तो राम उसका राज तिलक वहीं समुद्र के पानी और बालू से करते हैं कि आज से हम तुम्हें लंका का राजा घोषित करते हैं। तब विभीषण कहता है कि मैं आपको कुछ गुप्त बातें बताता हूं जिससे रावण का संहार करना आसान होगा। और उन गुप्त बातों के आधार पर युद्ध है। युद्ध की कहानी आप सब जानते हैं। रावण का संहार होता है, रावण मरता है, विभीषण को राजा बना दिया जाता है, सीता को लेकर राम अयोध्या वापस आते हैं और आगे की कहानियां आप सब जानते हैं। इसमें से जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये कि राम कथा तो इतनी सी ही है, लेकिन इसका जो विश्लेषण है वो बहुत गहरा है। अब मैं आता हूं इस राम कथा से भारत की समस्याओं का समाधान। क्या समस्याओं का समाधान होता है? राम जी का पहला स्टेटमेंट जो आपने को मैंने कोट किया, जो सबसे ज्यादा गंभीर और ऊंचाई वाला है, वो ये कह रहे हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य बचाने के लिए सेना होती है, सेना के लिए सैनिक होते हैं, और धन शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन धन शक्ति शोषण आधारित नहीं। ये अब हिंदुस्तान की आज की समस्या क्या है और इसका समाधान इसमें से क्या निकलता है? आज का जो राज्य है हमारे देश का, जिसको अलग अलग राजनीतिक दल चला रहे हैं, वो किसी भी नाम से हो, नाम लेके बात करने की जरूरत नहीं। जितने भी राजनीतिक दल इस राज्य को चला रहे हैं, क्या राम की इस परिभाषा पे खरे उतरते हैं कि राज्य होता है आर्थिक लूट से प्रजा को बचाने के लिए, और राज्य की रक्षा के लिए सेना होती है, और सेना के सैनिकों की मदद के लिए धन की जरूरत होती है, और धन प्रजा के शोषण से नहीं आना चाहिए, पोषण से आना चाहिए। तो क्या हमारे देश के राजा, आज के राजा, प्रधानमंत्री या उनका मंत्रिमंडल इस पे खरे उतरते हैं कहीं? राज्य हमारा ऐसा है जो आपको आर्थिक लूट से बचाने वाला हो? दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज हमारा राज्य ही हमारी लूट करने वाला हो गया है। राज्य कैसे लूट कर रहा है आपको मालूम है? आप बाजार में जाते हैं, 52 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद के लाते हैं। यही भाव है ना पेट्रोल का। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है। 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए में बनता है और आपको 52 रुपए का बेचा जाता है। कितना लूटती है आपकी सरकार आपको? अगर 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 रुपए लीटर में आपको बेचा जाए तो 100% लूट हो गई। और 18 रुपए लीटर का पेट्रोल 36 के आगे 18 और जोड़ दो, 200% लूट हो गई। और ये लूट आपकी ही सरकार कर रही है, माने आपका राज्य ही आपको लूट रहा है। और राम बोल कर गए हैं कि राज्य का काम है प्रजा की लूट को रोकना, और इस समय हमारा राज्य प्रजा को ही लूटने में लगा हुआ है। ये पेट्रोल का तो एक उदाहरण दिया। आपको मालूम है आप जिंदगी में कितने टैक्स भरते? सवेरे से शाम तक आप जितनी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी वस्तुओं पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 64 तरह के टैक्स लगते हैं। 64 तरह के। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर स्टेट लेवल पे ढेर सारे टैक्स, टैक्स ही टैक्स। और ये एक तरह की लूट है। तो राम जी तो कह रहे हैं कि राज्य होता है प्रजा को लूट से बचाने के लिए, और यहाँ राज्य बन गया है प्रजा को लूटने के लिए। तो राम राज्य है इस देश में? नहीं है। तो लाना है कि नहीं लाना है? तभी तो राम कथा सुनने का कोई फायदा है, नहीं तो फायदा क्या? राम खुद ही कह रहे हैं राज्य ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को लूट से बचाए, और हम राम कथा सुने और सुनाएं और प्रजा से लूट को बचाने वाला राज्य स्थापित ना कराएं, तो राम कथा का कोई महत्व नहीं।
तो मेरा मानना है कि भारत की प्रजा की लूट बंद करानी है और राम राज्य लाना है तो राम के सूत्र का पालन करना है। दूसरा एक महत्व की घटना है जो बीच की है पूरे कहानी में, और मैंने जानबूझ के छोड़ी अंत में बोलने के लिए। आप जानते हैं जब राम वन गमन कर गए हैं, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनके भाई भरत रामचंद्र जी को मिलने आए हैं, है ना, अयोध्या कांड, भरत राम संवाद। और ये जो भरत राम संवाद है ना, ये सभी कहानियों में है, सब कथाओं, दक्षिण की भी राम कथा में है, उत्तर की भी में भी है, मध्य भारत में भी है, पश्चिम में भी है, हर रामायण में है, हर रामचरितमानस में, रघुवंशम में है, कालिदास ने लिखा, सब ने लिखा है भरत राम संवाद। भरत राम को मनाने आए हैं कि आप चलो वापस, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास, मैं बनना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती बना दिया गया है, आप चलो। तो राम को जब भरत मिलने आए हैं तो रामचंद्र जी ने भरत से कुछ प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न राम राज्य की पूरी परिभाषा तय करते हैं। राम जो भरत से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम आए हो, बहुत अच्छा है, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हो, ये दुखद है, लेकिन ये बताओ कि जिस राज्य को तुम चला रहे हो, जिसका अधिपति तुम कहते हो मैं हूं, और तुम अपने को प्रतिनिधि मात्र मानते हो, तो उस राज्य का हाल कैसा है जरा बताओ तो सही। मैं जैसा छोड़कर आया था वैसा ही है, या कुछ गिरावट आई है, या कुछ बेहतर हुआ है? तो भरत से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है राम ने कि क्या तुम राज्य के सभी पुरोहितों को, सभी गुरुओं को और सभी आचार्यों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता था? पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य के सभी पुरोहितों को, आचार्यों को और विद्वान लोगों को उतना ही सम्मान देते हो जितना मैं देता हूं? अगर हां तो तुम राम राज्य चला रहे हो, और अगर ना तो तुमको ठीक करने की आवश्यकता है। तो भरत कहते हैं कि हाँ, मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना आप देते थे। अब इसका महत्व समझिए। राम कह रहे हैं भरत को समझाते हुए कि जिस राज्य के पुरोहित, जिस राज्य के विद्वान और जिस राज्य के आचार्य राजा के द्वारा सम्मानित नहीं होते, वो राज्य कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता, वो डूब जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। तो भरत को कह रहे हैं कि राम राज्य का पहला सूत्र ये है, पुरोहितों का सम्मान, आचार्यों का सम्मान और विद्वानों का सम्मान। अब कंब रामायण में ये विस्तार से है। कंब रामायण में भरत राम को प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्यों का सम्मान मैं समझ गया, विद्वानों का सम्मान भी मैं समझ गया, लेकिन पुरोहितों का क्यों? पुरोहितों का क्यों? पुरोहित तो माने पूजा कराने वाले कर्मकांडी लोग, इनका सम्मान क्यों? तो राम समझा रहे हैं भरत को, और ये बहुत गहरी बात है। वो कह रहे हैं कि देखो, ये जो पुरोहित हैं, ये राज्य के नागरिकों के जिंदा रहने के आधार हैं। तो भरत के समझ में नहीं आ रहा है कैसे? तो राम समझा रहे हैं कि देखो, कोई पुरोहित है, पूजा करवाता है, पूजा करवाता है, तो जो पूजा करवाने वाला है पुरोहित, और जिनके यहाँ पूजा हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? यजमान। तो जिसके यहाँ पूजा हो रही है, यजमान को पुरोहित कुछ कहता है कि भाई पूजा होगी तो 5 घड़े ले आना, 10 सकोरे ले आना, 50 कुल्हड़ ले आना, 10 मीटर नया कपड़ा ले आना, 10 किलो घी ले आना, हवन सामग्री ले आना, ये हाथ में बांधने वाला धागा ले आना, ऐसे 100-200 सामान की लिस्ट बना देता है। तो भरत कह रहे हाँ। तो राम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ये पुरोहित कारीगरों का मार्केटिंग मैनेजर है कि नहीं? पुरोहित अपने लिए कुछ नहीं मंगा रहा है, कह रहा है 10 घड़े ले आना, घड़े आएंगे तो कुम्हार को काम मिलेगा, कुल्हड़ आएंगे तो कुम्हार को काम मिलेगा, नया कपड़ा आएगा तो बुनकर को काम मिलेगा, हाथ पे बांधने वाला धागा आएगा तो सूत काटने वाले को काम मिलेगा, घी आएगा तो ग्वालों को काम मिलेगा, हवन सामग्री आएगी तो उनको काम मिलेगा। तो राम कह रहे हैं कि जो काम दे रहा है वो सम्मान के पात्र का है।
और राम कह रहे हैं कि अगर ये पुरोहित ना रहे तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत इन पुरोहितों में है। नहीं तो ये पुरोहित ऐसे भी पूजा करा सकते हैं, कुछ मत लाना, बैठ जाना आके, मैं मंत्र पढ़ दूंगा, काम खत्म हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और बता देंगे कि भाई घट घट में भगवान है, ये सब लाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब पुरोहित मंगवाता है ताकि बनाने वाले का माल बिके, ताकि नया माल बनाने की प्रेरणा मिले, ताकि मार्केट चलता रहे और इकोनॉमी चलती रहे। दूरदृष्टि देखिए राम की। तो कह रहे हैं कि पुरोहितों का सम्मान बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चलाने के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तब भरत के समझ में आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा पुरोहितों का सम्मान करना। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में जो सेना है, वो सेना के जो सैनिक हैं, उन सैनिकों में जब मैं आया था छोड़कर अयोध्या, तो पगार पर काम करने वाले बहुत कम थे, भावना से काम करने वाले ज्यादा थे। अब क्या स्थिति है? तो भरत कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि पगार पर काम करने वाले सैनिक अभी भी कम रहे, लेकिन मेरी मजबूरी है, वो मेरी बात सुनते नहीं है। तो राम कहते हैं कि तुम आदर्श राजा नहीं हो। जो राजा अपने सैनिकों में भाव नहीं भर सकता, युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकता, वो आदर्श नहीं है। तुम्हारी कमजोरी है, उसको ठीक करो। सैनिक ऐसे रखो जो बिना पगार के हों, लेकिन भावना से देश के लिए लड़े। पगार वाले थोड़े बहुत रखो, ज्यादा नहीं। आज की भारत की सेना बिल्कुल उल्टा है, भावना वाला लड़ने वाला कोई नहीं। राम का राज्य अभी नहीं है इस देश में। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो मंत्री हैं और तुम्हारे महामात्य हैं, अमात्य हैं, महामात्य हैं, ये सब तुम्हारे विश्वास पात्र हैं? तुम इन पर भरोसा करते हो और ये तुम पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ तो राज्य अच्छा है, ना तो राज्य ठीक नहीं। आज के भारत में देखो, मंत्री प्रधानमंत्री पे भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों पे भरोसा करते हैं। क्या हालत है दिल्ली की और क्या हालत है राज्यों की? राम जैसा राज्य कहते हैं, ऐसा नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि तुम्हारे राज्य में जो भी अधिकारी काम करते हैं, उन अधिकारियों को अगर वेतन पर रखा हुआ है तो क्या समय से उनको वेतन मिलता है या दिन देरी होती है? तो भरत कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कहते हैं नहीं, अधिकारियों को अगर वेतन पे रखा है तो समय से उनका वेतन देना, या तो उनको कह देना कि आप बिना वेतन के काम करो, ये नहीं कि वेतन देने का दिन आज है और आप 20 दिन बाद दे रहे हैं। तो उन अधिकारियों की वफादारी डिगते देर नहीं लगेगी और तुम्हारा राज्य डूबते देर नहीं लगेगी। तो ये हम सबके लिए सूत्र है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, उनके लिए भी ये सूत्र है कि क्या वो अपने काम करने वाले कर्मचारियों को समय से वेतन दे देते हैं? राम इसके पक्षधर हैं कि जो वेतन का दिन है उसी दिन मिल जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न वो कर रहे हैं कि तुम्हारे राज्य में तुम माने राजा सुबह उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा के बीच में जाते हो, उनका दुख दर्द रोज जानते हो, या महल में सोते रहते हो, कभी हफ्ते में एक दिन जाते हो? तो भरत कह रहे हैं कि आपकी परंपरा को जीवित रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाता हूं, कभी कभी प्रमाद आ जाता है, आलस्य भी आ जाता है तो नहीं जा पाता हूं। तो राम कहते हैं कि यही प्रमाद राज्य को डुबा सकता है। इसलिए राजा को बहुत आवश्यक है कि हर दिन प्रजा के बीच में जाए और उसके दुख दर्दों का हालचाल ले। आज का भारत, कौन सा प्रधानमंत्री आता है आपके दुख दर्द पूछने के लिए? और गलती से जो कभी आ गया तो कौन सा अधिकारी आपको प्रधानमंत्री के पास जाने देता है अपना दुख दर्द सुनाने के लिए? ये राम का राज्य नहीं है। फिर राम कहते हैं कि तुम एक व्यक्ति से सलाह लेते हो या अनेक से? तो भरत कहते हैं कि मैं कभी कभी अनेक से ले लेता हूं। तो राम कहते हैं ये बहुत खराब है, सलाह हमेशा एक से ही लेना, माने एडवाइजर एक को ही रखना। आज हमारी सरकार के 20 एडवाइजर हैं,
फाइनेंशियल एडवाइजर, डिफेंस एडवाइजर, फिजिकल एडवाइजर, पता नहीं कहां के एडवाइजर। और एडवाइजर कैसे हैं वो आगे के प्रश्न में। राम कहते हैं कि जिस व्यक्ति से तुम सलाह लेते हो उसकी आर्थिक जीविका तुम्हारे से चलती है, अगर हां तो वो बहुत खतरनाक है। माने जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो अगर वो तुम्हारी पगार पे रखा हुआ है तो वो तो खतरनाक है, वो तुमको वही सलाह देगा जो तुमको अच्छी लगेगी। तो सलाह उसी से लो जिसकी जीविका तुमसे नहीं चलती हो, जो स्वयं में स्वतंत्र हो। आज के हमारे एडवाइजर सब पगार पे काम करते हैं, तो सब वही सलाह देते हैं जो प्रधानमंत्री को अच्छी लगती है, चाहे वो देश को खड्डे में गिराने वाली ही क्यों ना हो। फिर राम आगे प्रश्न करते हैं कि जब तुम कोई योजना बनाते हो विकास की तो तत्काल शुरू होती है या उसमें समय लगता है? तो भरत कहते हैं कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ में समय लगता है। तो राम कहते हैं कि विकास की योजना तत्काल शुरू होनी चाहिए, जो उसमें समय लगा तो विकास हुआ ही नहीं।